हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करेंगे हम लोग गुणनखंड नियम से। मतलब ये कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा और उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे मत पद तोड़कर। मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करना है। मतलब कि ऐसा गुणनखंड चैप्टर 2 में हम लोग कर चुके हैं, मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करना। ठीक है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग जो है कुछ समीकरण दिए गए थे, तो हम लोग सॉल्व करके बताए थे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके बाद कुछ समस्याएं दी गई थी, तो हम लोग पढ़ कर उन समस्याओं को द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दिए थे। अब तक ये इतना चला है तुम लोग का। अब द्विघात समीकरण को हल करना है। तो हल करना है तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब ये कि मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है। इसके बाद एक नियम और है, श्रीधराचार्य नियम या द्विघाती सूत्र। तो उस नियम को हम लोग बाद में देखेंगे, आगे है अभी वो। ठीक है ना, अगले वाले एक्सरसाइज में है। अभी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल हम लोग ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा मतलब कि मत पद को तोड़कर, अर्थात मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करेंगे हम लोग। और ये काम पीछे चैप्टर 2 में सभी लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो फिर देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि द्विघात समीकरण जो है, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण -5x + 3 = 0। देखो जी, ये 2x² - 5x + 3 = 0। इसका गुणनखंड करना है, मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करना है। मतलब ये कि अब देखा जी, यहाँ पर मत पद क्या है, तो यहाँ पर मत पद 5 -5x है, यानी कि -5x को दो भागों में बांटकर हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है। अब -5x को दो भागों में किस प्रकार बांटना है, तो भाई उसके लिए ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से कुछ भी बांट लें, ऐसा नहीं। अब कैसे बांटना है, किस दो भागों में बटेगा, उसके लिए देखो जी, उसके लिए ये शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, देखो जी, इन दोनों का पहले गुणा करो। तो 2 × 3 करेंगे, आ जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है। अब 6 को दो भागों में बांटना है। ऐसा इस प्रकार बांटना है कि उन दोनों का गुणा 6 आ जाए और उन दोनों का जोड़ या घटाना, ये बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक है ना। ये नियम है कि भाई हम 6, मतलब कि पहले तो ये शुरू वाली संख्या फिर लास्ट वाली संख्या का गुणा किए हैं और गुणा करने पे 6 आया। तो अब 6 का खंड करेंगे हम, यानी कि 6 को दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उनका गुणा स्वयं आ जाए और उनका जोड़ या उनका घटाना ये बीच वाला पद हो जाए। ठीक है। तो बांटो जी, 6 को दो भागों में बांटो। तो भाई हम पहाड़ा में हम टेबल में हम पता करेंगे हमेशा। तो भाई 6 को दो भागों में बांटना मतलब ये कि देखो जी, 3 दूना 6। ठीक है। 3 दूना 6 होता है भाई, गुणा करने पर 6 आया और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है। अर्थात खंड हम लोगों का पता चल गया। जो खंड है वो 3 और 2 का खंड पता चला है। ठीक है। 3 2 कहाँ से आया है, तो ये 6 को हम लोग दो भागों में बांटे हैं इसको। तो भाई 3 और 2 का खंड पता चल गया। ठीक है। अब थोड़ा चिन्ह भी हम सेट कर लें कि कौन सा प्लस में और कौन सा माइनस में। ये बहुत ज़रूरी है चिन्हों की सेटिंग, कि कौन सा प्लस में रहेगा, कौन सा माइनस में रहेगा। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन लिखते ही आप लोगों को 2 काम करना है। सबसे पहले तो खंड पता करना है कि भाई खंड क्या होगा। ठीक है। यानी कि जो मत पद को दो भागों में बांटेंगे हम लोग, वो कौन सा दो भाग होगा। तो पहले तो ये हम खंड पता करेंगे। उसके बाद जब खंड पता चल जाएगा तब चिन्हों की सेटिंग, मतलब कि चिन्ह भी हम सेट करेंगे कि कौन सा प्लस में, कौन सा माइनस में, या दोनों प्लस में या दोनों माइनस में। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 3 और 2 का खंड आया है।
खंड पता कर लिए हम लोग। और अब चिन्हों की सेटिंग, तो भाई चिन्ह जो है हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर -5x लाना है। तो -5x लाने के लिए अगर 3 को भी माइनस में किया जाए और 2 को भी माइनस में किया जाए, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, अर्थात -5 आ जाएगा। तो यानी हम लोग चिन्ह भी सेट कर लिए, दोनों माइनस में रहेगा, ठीक है। तो बस मेन काम हो गया। अब यहाँ पर देखो जी, इसके जगह पर हम -3x और -2x लिखेंगे और बाकी सब वैसे ही, ठीक है। ये हम लोग खंड लिख दिए जी, यानी कि मत पद को 2 भागों में बांटकर लिख दिया गया। अब 2 पद मिलाकर कॉमन लो, तो इसमें से कॉमन x है, हम 2 पद मिलाकर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जी, दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिल रहा है, तो फिर 2x यहाँ बचा, यहाँ पर -3 बचा। इसमें तो कुछ, इसमें केवल एक कॉमन ले सकते हैं बस, -1 कॉमन किया जाए। और जब -1 कॉमन करेंगे तो भाई ये जितना भी है ये माइनस प्लस माइनस ऐसे ही उतरा, ठीक है। बस ये और ये देखो मैच कर रहा है, तो एक ब्रैकेट में कर दो और ये एक ब्रैकेट में बराबर 0, ठीक है। अब हमें मूल ज्ञात करना है, तो भाई हमें बारी बारी से 0 भी लेना है। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक। यहाँ से पक्षांतर करते हुए, भाई अब पक्षांतर तो आ ही रहा है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से पक्षांतर करते हुए जो है 3/2 आएगा। देख लो, पहले 3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 3 होगा, उसके बाद 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में होगा। यहाँ भी देखो, यहाँ तो बस केवल एक बार में ही तुरंत +1 मिला। तो देख लो, ज्ञात कर लिए। अतः 2 मूल क्या आया जी, 3/2 आया है और 1 आया है। तो ये देखो जी, ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट। प्रश्न नंबर उदाहरण 3 आप लोगों का ओके। ये मत पद तोड़कर हम लोग गुणनखंड किए हैं, मत पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड किए हैं एक द्विघात समीकरण का, ठीक है, और उसके मूल ज्ञात किए हम लोग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुणनखंड है, मतलब नियम है, ये आप लोग को सीख ही लेना है बिल्कुल। तो इस प्रकार ये उदाहरण 3 पूरा हुआ। अब उदाहरण 4 पर इसे रब कर दिया जा रहा है। चलो जी, उदाहरण 4। तो उदाहरण 4 में भी वही काम है, द्विघात समीकरण दे दिया गया है, मूल ज्ञात करना है। तो भाई गुणनखंड नियम से हम लोग मूल ज्ञात करें गुणनखंड करते हुए। तो पहले तो ये देखो जी, द्विघात समीकरण ही पहले लिख लिया जाए। 6x² - x - 2 बराबर 0, ठीक है। मत पद तोड़कर गुणनखंड करेंगे भाई हम लोग। तो सबसे पहला काम अभी बताया गया है कि पहले देखो यहाँ पर कोई संख्या है, भाई संख्या है तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यानी 6 दूना 12। अब 12 का ऐसा खंड करो कि 1 आ जाए, 1। तो पहले खंड पता कर लो, उसके बाद चिन्ह जो है प्लस और माइनस हम लोग बाद में सेट कर लेंगे, पहले खंड पता कर लिया जाए। तो 1 लाना है हमें। तो अब 12 का ऐसा खंड किया जाए कि उन दोनों का गुणा स्वयं आ जाए और उन दोनों का जोड़ या तो उन दोनों का घटाना ये बीच में वाला आ जाए। बीच में एक x है तो भाई 1 लाना है। तो 12 का मतलब 12 को ऐसे 2 भागों में बांटा है, यानी कि 4 और 3। देखो जी, 4 और 3, 4 3 12 गुणा करेंगे, ठीक, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। देख लो, यानी खंड तो हमारा पता चल गया, बिल्कुल 4 और 3 का ही खंड है ये, देख लो। अब खंड पता चल गया तो थोड़ा चिन्ह भी हम देख लें, भाई चिन्ह क्या रहेगा कैसे। तो चिन्ह मतलब ये कि हमें यहाँ पर -1 लाना है। -1 लाने के लिए 4 को माइनस में किया जाए और 3 को प्लस में कर दिया जाए। देखो जी, चिन्हों का जो है थोड़ा सा सेटिंग। तो 4 को माइनस में और 3 को प्लस में करेंगे तभी -1 आएगा। देखो -1 तभी आएगा, अर्थात हम लोग खंड भी पता कर लिए और चिन्ह भी देख लिए कि कौन सा प्लस में रहेगा कौन सा माइनस में रहेगा। तो बस लिख दिया जाए।
अब यहाँ पर जो है 4x मतलब कि 4x माइनस में और 3x प्लस में, देखो ये घट कर -1 आएगा, ठीक है। अब हो गया, 2 भागों में बांट के लिख दिए हम लोग मत पद को। अब जो है 2 पद मिलाकर कॉमन किया जाए। तो भाई कॉमन क्या है बताएं आप लोग, इसमें से कॉमन क्या है? तो इसमें से 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4 ये बचा तब कॉमन लेने के बाद। इधर देखो जी क्या कॉमन है, तो इधर तो भाई +1 कॉमन है, और जब +1 लेंगे तो फिर वही के वही उतरा। उसके बाद अब तो ये और ये मैच कर रहा है, देखो जी, तो एक ब्रैकेट में करना है और ये बाहर वाला एक ब्रैकेट में, ठीक है। एक बार इससे 0 ले रहे हैं, और एक बार इससे 0। यहाँ से देखो जी पक्षांतर करते हुए पहले 2 का पक्षांतर करें, उसके बाद 3 का भी पक्षांतर करेंगे, तो ये मिला। यहाँ भी देखो जी पहले 1 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, उसके बाद 2 का पक्षांतर करेंगे तो देखो जी ये हो गया, बस हो गया ख़त्म। अतः 2 मूल निकला यहाँ पर, एक 2/3 है और एक -1/2। तो ये देखो जी उदाहरण 4 भी आप लोग का ओके, मत पद तोड़कर गुणनखंड किए हम लोग, ठीक है। तो फिर इसे भी रब कर दिया जा रहा है। और अब उदाहरण 5 पर, हाँ जी, तो उदाहरण 5 में भी वही काम करना है, मत पद तोड़कर गुणनखंड करना है और फिर लास्ट में बारी बारी से 0 लेते हुए मूल ज्ञात कर लेना है। तो भाई क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाए। अब थोड़ा ये रूट में है भाई, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। फिर तो नियम तो वही है, काम वही करना है। पहले 3 है यहाँ, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 आया। अब 6 का ऐसा खंड करो कि 2 कड़ी में 6 आ जाए। देख लो 6 का ऐसा खंड करना है तो आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 की जगह पर हम कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 लिख सकते हैं। देखो जी क्यों? क्योंकि कड़ी में 6 और कड़ी में 6 √6 गुणा करेंगे तो 6 आएगा। देख लो, ये तो पता होगा आप लोगों को। कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 बराबर 6, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो 2 कड़ी में 6 भी आ जाएगा, 2 ठे कड़ी में 6 हो जाएगा। देखो 1 ठे कड़ी में 6, 1 ठे कड़ी में 6 जोड़ेंगे तो 2 ठे कड़ी में 6, ठीक है। तो भाई खंड देखो हम लोग पता कर लिए, √6 और √6 का खंड है ये। तो खंड पता चल गया, और फिर दोनों माइनस में रहेगा, माइनस में दोनों रहेगा। देख लो तभी आएगा माइनस में 2√6 जोड़कर तभी आएगा। यानी कि खंड भी पता कर लिए हम लोग और चिन्ह भी पता कर लिए कि कौन सा माइनस में, कौन सा क्या प्लस में या क्या। तो भाई अब इसे लिख दिया जाए, इसके जगह पर √6x माइनस √6x। देखो उसके बाद 2 पद मिलाकर कॉमन किया जाए। तो 2 पद मिलाकर भाई अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए भाई देखो क्या करें हम लोग। कॉमन अभी नहीं, अभी देखो ये यहाँ पर √3 इंटू √3, देखो जी ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं तो कॉमन लेने में गड़बड़ी नहीं होगी। फिर इसके जगह पर देखो √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। इसके जगह पर भी √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। उसके जगह पर भी √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। देखो जी ये इतना ऐसा कर देने से, जैसे ये देखो ये 3 की जगह पर ये दोनों लिख सकते हैं हम, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, और इसके जगह पर ये दोनों लिख सकते हैं। ऐसा लिखा गया है ताकि कॉमन लेने में दिक्कत न हो और क्वेश्चन बिल्कुल सब सही हो जाए।
तो अब तो देखो आराम से हम कॉमन बता सकते हैं भाई। कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ से जो है √3x कॉमन, और √3x कॉमन होगा जब, तो √3x माइनस √2 ये बचा। यहाँ से बताओ जी क्या कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में माइनस √2 कॉमन है। तो √2 कॉमन लेने के बाद भाई देखो ये बचेगा, ये बचा √2 कॉमन लेने के बाद। उसके बाद ये और ये मैच कर रहा है तो एक ब्रैकेट में, ये और ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। एक बार इससे 0 लेंगे, एक बार इससे 0 लेंगे भाई, 0 ले लिया जाए, पहले 0 ही ले लिया जाए। एक बार इससे 0, यहाँ से पक्षांतर करते हुए पहले √2 का पक्षांतर, उसके बाद √3 का पक्षांतर। यहाँ से भी वही, पहले √2 हटाएंगे तो प्लस में होगा, उसके बाद √3 हटाएंगे तो बटे में होगा। हो गया खंड इसका भी। अतः दो मूल क्या निकला जी, √2/√3, √2/√। तो इस प्रकार ये उदाहरण 5 भी आप लोग का ओके हुआ जी। मत पत तोड़कर गुणनखंड किया जा रहा है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे ही देखते चला, प्रत्येक क्वेश्चन देखते चला, एकदम आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सॉल्व करने, ठीक है। तो फिर इसे रब कर दिया जा रहा है, और फिर उदाहरण 6 इसके बाद देखा जी। उदाहरण 6 में कह रहा है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। अब अनुच्छेद 4.1 क्या है, तो भाई अनुच्छेद 4.1 भी देख लें क्या दिया है। तो कह रहा है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, ठीक है जी, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक। तो प्रार्थना कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रार्थना कक्ष मतलब कि जैसे आयताकार, ये प्रार्थना कक्ष है, एक आयताकार प्रार्थना कक्ष बनाना चाह रहा है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल मतलब कि जैसे ये प्रार्थना कक्ष है तो प्रार्थना कक्ष मतलब आयत है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र आप लोग को पता ही होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल दे दिया है 300 वर्ग मीटर, और कह रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में भी संबंध बता दिया है कि लंबाई और चौड़ाई कितना कितना क्या क्या है, ठीक है। तो भाई इसमें मानना तो है ही, और एक चर ही हम मानेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग जैसे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम चौड़ाई मानेंगे। यहाँ पर देख लो, एक चर लेना है भाई, 2 चर तो लेना नहीं है, तो एक चर लेना है, यानी कि केवल हम यहाँ चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई प्रश्नानुसार निकलेगा। फिर तो शुरू करते हैं, फिर पहले चौड़ाई ही मान लिया जाए, माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर निकाला जाए। अब कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक मतलब प्लस, और गुना मतलब गुणा, यानी कि क्या हुआ ये, यानी कि ये हो गया 2x + 1। देखो जी, तो इस प्रकार ये लंबाई और चौड़ाई हम लोग निकाल दिए। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बस क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दें तो वही उसी से द्विघात समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा।
तो भाई यहाँ पर जो है थोड़ा लिखा जाए, अब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं हम लोग। प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब जो दिया है भाई क्षेत्रफल के नीचे 300 लिखना है। लंबाई क्या दिया है, तो लंबाई भाई यहाँ पर ये 2x + 1 है। चौड़ाई क्या है भाई, तो चौड़ाई x है। बस यहीं से अब द्विघात समीकरण ये प्राप्त होगा। तो देखें जी, बारी बारी से ये गुणा कर दिया जाए। तो एक काम कर रहे हैं, गुणा करके हम लोग इधर लिख रहे हैं। देखो जी, ये 2x² हो जाएगा और ये एक x होगा, ठीक। और बाकी एक तरफ 300 बचा हुआ है, 300 है एक तरफ। अब पता चल रहा है कि ये 300 भी पक्षांतर करें हम लोग। भाई जैसे द्विघात समीकरण होता है अपने मानक रूप में, देखो मानक रूप में है अपने, ठीक है। तो द्विघात समीकरण तो बना दिए हम लोग। अब इसका मत पद तोड़कर खंड भी करना है, क्योंकि हमें जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जो प्रार्थना कक्ष है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। तो भाई इसका जो है ये यहाँ पर ये हटा दिया जा रहा है, ये रफ कर दिया जा रहा है। और यहाँ से सभी लोग अब देख लें फिर कि इसका मत पद तोड़कर खंड अब किया जाए भाई। तो मत पद तोड़कर खंड मतलब ये कि पहले तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 दूना 600। अब 600 का खंड करो कि 1 आ जाए, 1 लाना है भाई। तो गुणनखंड कर डालो, कोई बात नहीं है। 2 3 6, अभी पता चल जाएगा कितने कितने का खंड है। ये आ जाएगा 150, 75, ठीक है ना। देखो जी, थोड़ा अब संख्या बड़ी हो गई है तो भाई थोड़ा सा इसका सहारा ले लिया जाए, यहाँ से पता चल जाएगा। अभी देखो कैसे, हमें 1 लाना है। तो 5 × 5 = 25 और 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 हो तो गया 25 और 24, ठीक ठाक। ये 25 इधर 24, 25 में 24 का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, और 25 में से 24 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा बस। तो यानी कि ये आ गया है खंड हम लोग का 25 और 24 का खंड आया है। अब चिन्ह भी देख लें, तो चिन्ह मतलब ये कि 25 को प्लस में 24 को माइनस में देख लो, तो ये घटाकर +1 आ जाएगा। फिर देखो जी, +1 लाना है। तो बस खंड हमें पता चल गया, 25 24 का खंड है, ठीक है। अब इसमें 25 को प्लस में 24 को माइनस में, देखो जी ऐसे। यहाँ से x कॉमन किया जाए। अब भाई कॉमन करना है, यहाँ से 12 कॉमन है, 12 24 नहीं 12 कॉमन है यहाँ से। उसके बाद ये देखो जी मैच कर रहा है। बस हो गया गुणनखंड। अब जो है बारी बारी से 0 लिया जाए। यहाँ से भी, यहाँ से -25/2 और यहाँ से +12। अब भाई देख लो यहाँ पर 2 आंसर आया है। अब इन दोनों में से हमें प्लस वाला ही वैल्यू लेना है, माइनस वाला तो कतई नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ये याद कर लेना आप लोग कि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इसीलिए हमें यहाँ लंबाई और चौड़ाई बतानी है तो हम माइनस वाली वैल्यू तो कतई नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। हम यानी कि यहाँ x = 12 ही अब ले सकते हैं। तो x = 12 लेने पर अतः अब भाई 12 ही लेना है, प्लस वैल्यू लेना है हमें, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो अतः अब इसका आंसर लिख दिया जाए। अतः प्रार्थना कक्ष की लंबाई क्या है जी? लंबाई जो है ये देखो 2x + 1 है, 2x + 1, ठीक है।
x का मान 12, तो आ जाएगा ये 12 दूना 24, 24 एक 25 मीटर लंबाई हो गया। तथा चौड़ाई बराबर x माने थे और x का मान तो भाई 12 ही है। बस आंसर, ये पूरा आंसर हो गया। लंबाई और चौड़ाई हम लोग दोनों ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये उदाहरण नंबर 6 भी आप लोगों का ओके हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नए बच्चे हैं उनको IR कोचिंग सेंटर से जुड़िए, सपोर्ट करिए थोड़ा। बाकी कहीं से कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैथ आप लोग को जहाँ से कुछ भी जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो अगर ठीक है ना, तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और प्रश्नावली 4.2 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।